Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. धीरे धीरे विंग ने अपनी आईज ओपन की। विंग अपने हेड में बहुत ज़्यादा तेज पेन फील कर सकता था, साथ ही उसके सामने का विजन भी बहुत ब्लरी था। विंग ने जैसे ही अपने हेड में पेन फील किया, वैसे ही उसने अपने हाथों से अपने हेड को पकड़ लिया। विंग फील कर सकता था कि जब से उसे होश आया है तब से उसके आसपास बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है। विंग को बहुत सारी आवाज़ें अपने कानों में सुनाई दे रही थी, पर कोई भी आवाज़ क्लियर नहीं थी। ना उसका विजन क्लियर था, ना ही उसे आने वाली आवाज़ें क्लियर थी। बस उसे कुछ नॉइजी अपने आसपास फील हो रहा था। विंग ने धीरे धीरे अपनी आईज को फिर से ओपन किया और अब वो थोड़ा क्लियरली अपने सामने देख सकता था। विंग ने जैसे ही अपनी आईज को क्लियरली ओपन किया था, वैसे ही उसके सामने एक जाना पहचाना फेस था। और विंग ने जैसे ही अपने सामने वाले पर्सन को देखा, विंग के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ याद आ चुका था। विंग ने तुरंत उठने की कोशिश करते हुए उस पर्सन की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए और विंग के आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पर्सन भी तुरंत ही विंग के पास आया और उसने विंग को वैसे ही लेटाते हुए कहा, डोंट मूव बेटा, प्लीज हिलो मत, तुम्हें पेन होगा। विंग ने उस पर्सन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया और अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहा, डैड। इतना बोलकर वो रोने लगा। वी चांसे ने तुरंत विंग के हाथों में अपना हाथ दे दिया और वो विंग की तरफ लीन हो गए। उन्होंने विंग को वैसे ही हक किया और वो विंग को कंसोल करने लगे। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। साथ ही विंग को एक और फेमिलियर आवाज़ आई, बेटा। ये आवाज़ किसी और की नहीं, कांसे सरन की थी। विंग ने वी चांसे को वैसे ही हक करके रखा था और उसने अपनी मॉम की तरफ देखा जो उसी के पास थी। विंग ने उनको भी अपने पास बुलाया और विंग ने उन दोनों को टाइटली हक कर लिया। विंग के एक हाथ में अभी भी नीडल थी और विंग ने अपने दूसरे हाथ से अपने दोनों पेरेंट्स को पकड़ के रखा था। मतलब वो तीनों भी एक प्यारा सा हक शेयर कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वी चांसे थोड़ी देर बाद विंग से दूर हुए और उन्होंने विंग के आंखों को क्लीन करते हुए कहा, डोंट क्राई बेटा, रो मत, कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारे डैड तुम्हारे पास है, प्लीज रो मत। विंग वी चांसे की इस प्यारी वॉइस के लिए कब से तरस रहा था। उसने और भी टाइटली अपने फादर को अपने पास खींचा और वो उनकी बाहों में खुद को समेटने लगा। वी चांसे ने अपने बेटे को बहुत स्ट्रांगली हक करके रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अभी फिलहाल विंग को बस कंफर्ट की ज़रूरत थी। विंग वैसे ही बहुत देर तक वी चांसे और कांसे सरन की बाहों में रो ही रहा था। कुछ ही देर बाद उस रूम में डॉक्टर्स ने एंटर किया और जैसे ही उन्होंने विंग को रोते हुए देखा, डॉक्टर उन तीनों के पास आए और उन्होंने वी चांसे की तरफ देखते हुए कहा, सर, इन्हें रोने के लिए मना कीजिए, क्योंकि अगर ये रोए तो इनके हेड पर प्रेशर गिरेगा, जिससे इन्हें और भी ज़्यादा दर्द होगा। जैसे ही ये बात वी चांसे और कांसे सरन ने सुनी, वो दोनों भी विंग को कंसोल करने की कोशिश करने लगे और कांसे सरन ने फाइनली विंग को शांत कर ही दिया था। डॉक्टर ने विंग को नींद की मेडिसिन दी और विंग फिर से शांति से सो गया। वी चांसे और कांसे सरन दोनों भी ये जानने के लिए बहुत डेस्परेट थे कि विंग आखिर था कहाँ और उसके साथ आखिर हुआ क्या है, पर उन्हें इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना होगा, क्योंकि विंग की कंडीशन अभी सही नहीं है और विंग को देखकर ही ये लग रहा है कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ है। पर फिर भी वो डॉक्टर्स से ये बात जानकर रिलीफ फील कर रहे थे कि विंग को किसी भी गलत तरीके से टच नहीं किया गया। इनफैक्ट विंग का बस एक्सीडेंट ही हुआ है और उसके बस हेड पर और हाथों पैरों पर थोड़े मारने के और घसीटने के निशान हैं। बाकी विंग को फिजिकली अब्यूज़ नहीं किया गया। ये जानकर वी चांसे और कांसे सरन सच में खुद को बहुत लकी फील कर रहे थे और अब वो थोड़ा रिलीफ भी थे कि अगर विंग के साथ कुछ हुआ भी है तो वो आसानी से विंग को संभाल सकते हैं। वो सच में गॉड के थैंकफुल थे कि उन्होंने उनके बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया था।
विंग वीचांसे और कांसीसरन का इकलौता बेटा था, इनफैक्ट सबसे प्यारा बेटा था। वीचांसे और कांसीसरन ने विंग को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश की थी। आज तक विंग ने कुछ कहा हो और वीचांसे और कांसीसरन ने उसे कंप्लीट ना किया गया हो, ऐसी बहुत रेयरली चीजें थी। विंग बहुत लाडला था अपने घर में, साथ ही वीचांसे और कांसीसरन ने उसे इतनी अच्छी तरीके से परवरिश दी थी कि वो अच्छा और बुरा, सही और गलत में डिस्टेंस भी कर सकता था। विंग भले ही चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा था, पर फिर भी वो स्पॉइल्ड किड नहीं था। वीचांसे और कांसीसरन ने विंग को बहुत लाड़ प्यार से पाला हुआ था, और आज जब उन्होंने अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखी, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अभी बस विंग को होश में आने का वेट कर रहे थे ताकि विंग से वो जान सके कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वहीं दूसरी तरफ विंग मेडिसिन्स की इफ़ेक्ट की वजह से बहुत देर तक सो रहा था। वीचांसे और कांसीसरन लगातार विंग के रूम में ही रह रहे थे, क्योंकि उन्हें एक पल के लिए भी अपने बेटे को अकेला छोड़ना गवारा नहीं था। ऐसे ही 8-9 घंटे बीत चुके थे। विंग, जो अब धीरे धीरे अपनी आईज मूव कर रहा था, अचानक उसे कुछ विजन आना स्टार्ट हुए और विंग बहुत चीखते हुए उठा, वांग जी। जैसे ही कांसीसरन और वीचांसे ने विंग की ये आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही विंग की तरफ चले गए। विंग अपने बेड पर उठकर बैठ चुका था और वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था। साथ ही वो बहुत पैनिक हो चुका था। वो लगातार एक ही नाम अपने मुंह से चैंट कर रहा था, लंजा 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 कहाँ है, लंजा को बुलाओ, मेरे लंजा को बुलाओ। विंग की ये आवाज़ ना सिर्फ वीचांसे और कांसीसरन ने सुनी थी, बल्कि बाहर खड़े गार्ड्स ने भी सुन ली थी। इसीलिए उनमें से एक गार्ड भागते हुए डॉक्टर की कैबिन की तरफ गया था। ऑब्वियसली वो सारे गार्ड्स भी विंग से वाकिफ थे, इसीलिए उन्हें भी विंग की फिक्र थी। वही अंदर वीचांसे और कांसीसरन विंग को कंफर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही विंग ने अपनी आईज ओपन की थी, उसने अपने सामने अपने डैड को देखा। उसने अपने डैड को देखते हुए कहा, डैड डैड लंजा लंजा, उसको बचाओ डैड, डैड लंजा लंजा कहाँ है, डैड मेरा लंजा कहाँ है। वांग जी के लिए विंग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुका था और वो लगातार अपने डैड से वांग जी को बचाने के लिए कह रहा था। वीचांसे ने विंग को टाइटली हग किया और उसे कंसोल करते हुए कहा, बेटा बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ और बताओ कौन है ये लंजा। विंग ने अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहा, लंजा लंजा, उसने मुझे सेव किया डैड, वो कहाँ है डैड, प्लीज़ उसे वो वेंचाओ मार देगा डैड, प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लो ना डैड। जैसे ही वेंचाओ का नाम वीचांसे ने सुना, उनके गुस्से का पारा चढ़ गया। उन्होंने विंग को अपने आप से दूर किया और उसके फेस को बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड करते हुए कहा, वेंचाओ वेंचाओ ने क्या किया है तुम्हारे साथ विंग, शांत हो जाओ और मुझे बताओ। तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना, डरो मत, शांत हो जाओ और अपने डैड को सब बताओ, क्या किया उसने तुम्हारे साथ। विंग थोड़ा शांत हुआ और उसने वीचांसे को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी सिचुएशंस बता दी, और ये सुनकर वीचांसे और कांसीसरन दोनों का भी खून खौल चुका था। उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, और ये वांग जी ये कौन है। विंग ने वीचांसे की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता, उसने तो बस मेरी जान बचाई है और वही मुझे यहाँ तक लेके आया डैड। वो वेंचाओ, उसके गुंडों ने उसे भी बहुत मारा है, प्लीज़ ना डैड, मेरे लंजा को बचा लो ना डैड। वो भी तो यहाँ आया होगा ना डैड, आपने मुझे अकेले ही कैसे बचाया, आपने उसे क्यों नहीं बचाया डैड, डैड बताओ ना मेरा लंजा कहाँ है। वीचांसे ने तुरंत ही विंग को टाइटली हग कर लिया और उसे कंसोल करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहा, बेटा हम नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है, इनफैक्ट तुम्हें हॉस्पिटल में कैसे और कौन लाया ये हम नहीं जानते, हमें तो बस कॉल आया था कि आपका बेटा यहाँ है, और वो एक प्राइवेट नंबर था। हम तुम्हारे लिए इतना कंसर्न थे कि हमने उस नंबर को और किसी भी चीज़ को अवॉइड करते हुए सीधा तुम्हारे पास आ गए, और तब से तुम्हें देखकर परेशान है। तुम जानते हो तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश हो, और आज जाकर कहीं तुम होश में आए थे सुबह, पर सुबह भी तुम इतने पैनिक हो गए थे कि डॉक्टर को मजबूरन तुम्हें
सुलाना पड़ा और अब जाकर कहीं तुम पूरे होश में आए हो और फिर से अगर तुम ऐसे ही पैनिक होंगे तो फिर से डॉक्टर तुम्हें सुला देंगे। सो प्लीज़ खुद को संभालो और बस मुझे कुछ डिटेल्स दे जिससे मैं उस बच्चे को ढूंढ सकूं। विंग ने वीचांसे की तरफ देखा और कहा, डैड देखो ना, अगर मैं यहाँ हूँ तो वो भी इसी हॉस्पिटल में होगा, उसे ढूंढो ना डैड, वो भी बहुत इंजर्ड है डैड, उसे बहुत लगा है, इनफैक्ट उसके सर पे भी बहुत लगा है, वो मेरी वजह से बहुत इंजर्ड हो चुका है डैड, प्लीज़ उसे ढूंढो ना डैड। इतना बोलकर विंग रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ वीचांसे और कांसेसरन को अपने बेटे को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही उन्हें वेंचाओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पर वो अभी विंग को संभालना चाहते थे, साथ ही उस बच्चे को ढूंढना चाहते थे जिसने उनके बच्चे की जान बचाई। वीचांसे ने पूरे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक किया कि विंग के साथ और कोई आया है या नहीं, पर विंग के साथ कोई भी नहीं आया था। इनफैक्ट विंग को 2 अननोन पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट करवा के गए थे, साथ ही उन्होंने ही वीचांसे का नंबर हॉस्पिटल के रिसेप्शन को दिया था और वीचांसे को कांटेक्ट करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वीचांसे और कांसेसरन को विंग के बारे में पता चला, वो भागते हुए हॉस्पिटल आ चुके थे और जैसे ही उन दोनों पर्सन्स ने वीचांसे और कांसेसरन को हॉस्पिटल में एंटर करते हुए देखा था, वो दोनों भी हॉस्पिटल से निकल चुके थे। वीचांसे और कांसेसरन ने विंग को तब तो सुला दिया, पर वो तुरंत ही नीचे गए और उन्होंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से पूछा कि विंग के साथ कोई है या नहीं, पर विंग के साथ कोई नहीं था। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, जिससे उन्हें 2 पर्सन विंग के साथ नजर आए, पर उन दोनों के फेस क्लियर नहीं थे। इसीलिए वीचांसे और कांसेसरन दोनों भी उन दोनों अननोन पर्सन को नहीं पहचान सके। ऐसे ही करके अब दिन बीत रहे थे। वीचांसे और कांसेसरन ने अब तक वेन रोहान के पूरे कॉरपोरेशन को बैंकरप्ट कर दिया था, पर वो अभी भी लंजा जिसे वांगजी विंग कह रहा था उस पर्सन को नहीं ढूंढ पाए थे। इनफैक्ट वीचांसे और कांसेसरन उन 2 पर्सन्स का भी पता नहीं लगा पाए थे जो विंग को यहाँ लेके आए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था क्योंकि उसे वांगजी की हद से ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वीचांसे और कांसेसरन ने वेनचाओ को जेल भी भिजवा दिया था, साथ ही उसने वेन रोहान के सारे काले चिट्ठों को पूरी दुनिया के सामने खोल के रखा था, जिससे वेनचाओ और वेन रोहान दोनों बाप बेटों को बहुत लंबी जेल हुई थी और अब वेन कॉरपोरेशन टोटली बर्बाद हो चुकी थी और वीचांसे ने वेन कॉरपोरेशन को वे कॉरपोरेशन के अंडर ले लिया था, पर वो अभी भी अपने बेटे के उस सेवियर को, या यूं कहा जाए उस स्ट्रेंजर सेवियर को ढूंढने में नाकाम थे। वही विंग, उसकी हालत हद से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उस जर्नी के दौरान कब विंग वांगजी पर अपना दिल हार बैठा था, ये विंग भी महसूस नहीं कर पाया था, पर जब से वो वांगजी से दूर हुआ था, लगातार वांगजी की फिक्र उसे सताती रहती थी। अब विंग को हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल चुका था, 1 मंथ बीत चुका था और विंग की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, पर विंग अभी भी वांगजी को ढूंढना बंद नहीं किया था। वो अभी भी अपने कॉन्टैक्ट्स थ्रू वांगजी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी का कोई नामो निशान उसे मिल ही नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, गुस्सा था। इवन वो अपने मॉम डैड से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था क्योंकि जिसने विंग की जान बचाई उसे उसके पेरेंट्स भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब से ये इंसिडेंस हुआ था तब से वीचांसे और कांसेसरन अपने बेटे के लिए और भी ज़्यादा वरीड हो चुके थे। अब वो अपने बेटे को कैसे भी करके सेफ रखना चाहते थे। उन्होंने घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी, साथ ही अब विंग के साथ हमेशा ही बाउंसर्स घूमते रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब लगभग 2 मंथ्स बीत चुके थे, पर अब तक लान वांगजी का कोई भी अता पता विंग को नहीं मिला था। वहीं वीचांसे और कांसेसरन अपने बेटे को इतना उदास देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें अब तक तो ये समझ में आ चुका था कि विंग उस स्ट्रेंजर बॉय से प्यार करने लगा है और इसी बात के लिए वीचांसे और कांसेसरन वरीड भी थे। अचानक एक दिन सुबह जब वीचांसे और कांसेसरन तीनों भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब
वी चांद से विंग की तरफ देखते हैं और उसे थोड़ा स्माइल के साथ कहते हैं, विंग बेटा। विंग तुरंत ही अपने फादर की तरफ देखता है। वी चांद से अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहते हैं, बेटा एक्चुअली हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। बिजनेस वर्ल्ड में उसका बहुत अच्छा नाम है, साथ ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन है जो तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो। यह बात सुना था कि विंग बहुत गुस्सा हो चुका था। वो अपनी चेयर से तुरंत ही खड़ा हो गया और उसने वी चांसे की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, डैड मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अपने लंजा से ही प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा, तो आपको उसे ढूंढना चाहिए, ना कि मेरी शादी कहीं और फाइनल करनी चाहिए। मैं ये शादी कतई नहीं करने वाला। इतना बोलकर विंग बिना कुछ और सुने वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वी चांसे और कांसे सरन दोनों ने भी ऑलरेडी ही विंग की शादी तय कर दी थी और 10 दिन बाद विंग की शादी थी। वी चांसे और कांसे सरन दोनों भी विंग के रूम में गए और उन्होंने विंग के रूम के डोर को नॉक किया, पर विंग डोर ओपन करने के लिए मान नहीं रहा था। फाइनली वी चांसे ने एक स्पेयर की से रूम के डोर को ओपन किया और वो अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि विंग टेबल नहीं, बेड पर लेटा हुआ है और वो लगातार रो रहा है। वी चांसे और कांसे सरन दोनों भी विंग के पास गए और उसके एक साइड पर वो दोनों बैठ गए। वी चांसे ने अपने बेटे के हेड पर हाथ घुमाते हुए कहा, बेटा मेरी बात मानो, हांग वांगजुन पूरे बिजनेस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा भी है। वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे प्यार भी करने लगा है, इसीलिए उसने खुद तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता भेजा है। साथ ही हमारे बाद अगर बिजनेस इंडस्ट्री में कोई और रूल करता है तो वो हांग वांगजुन है, इसीलिए तुम प्लीज़ उसे शादी कर लो। और रही बात तुम्हारे उस सेवियर बॉय की, तो हमने इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली पर हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। साथ ही उस एक्सीडेंट में हो सकता है कि वो इसके आगे की वी चांद से कुछ बोल पाते। विंग बहुत जोर से शाउट करते हुए कहता है, शट अप डैड, ऐसा मत कहो ना, लंजा वो ठीक होगा। डैड मुझे लंजा चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। डैड प्लीज मुझे लंजा दे दो ना। डैड प्लीज उसे ढूंढो ना। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मुझे बस अपना लंजा चाहिए। इतना बोलकर वो बहुत रोने लगा। वी चांसे ने विंग को गले लगा लिया और उसे कंफर्ट करते हुए कहा, बेटा अगर वो मिलेगा तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा भी देता, पर पिछले 2 महीने से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारी मॉम ढूंढ रही है, पर हमें वो कहीं भी नहीं मिला है। साथ ही हांग वांगजुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अब हम दोनों डरने लगे हैं बेटा तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे हमें भी डर लगने लगा है। हम अपने बेटे को किसी स्ट्रॉन्ग हाथों में देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते हमने अपने दुश्मनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हें कोई तो होना चाहिए ना प्रोटेक्ट करने वाला। इस बार तुम्हें गॉड ने सेव कर लिया, पर हर बार वो नहीं आएंगे तुम्हें सेव करने के लिए। प्लीज़ बेटा हमारी बात मान जाओ प्लीज़। पर विंग मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वी चांसे ने और कांसे सरन ने बहुत देर तक विंग को समझाने की कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा कि विंग बहुत स्टबन है और वो मान ही नहीं रहा, तब वी चांसे ने विंग की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहा, अगर तुमने हांग वांगजुन से शादी नहीं की तो तुम हम दोनों की लाश देखोगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकते। पिछले 2 महीने से तुम उस इंसान के लिए पागलों की तरह इधर से उधर भटक रहे हो। तुम्हारी हालत देखी है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो। साथ ही तुम खाते भी ठीक से नहीं हो, ना ही ठीक से सोते हो, बस रोते रहते हो उस इंसान का नाम लेकर। हम नहीं जानते वो इंसान कौन है। प्लीज़ हमारी बात मान लो। और अगर 10 दिन के बाद हमने तुम्हारी शादी डिसाइड की है, तुम इस शादी के लिए मान नहीं रहे, तो हम दोनों अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। ये हमारा लास्ट डिसीजन है। इतना बोलकर वी चांसे वहाँ से उठ गए और वो बाहर चले गए। पीछे पीछे कांसे सरन भी चली गई और विंग वो अब और भी ज़्यादा रोने लगा। पर वी चांसे और कांसे सरन भी कुछ कर नहीं सकते थे। ऑब्वियसली उनके बेटे के साथ इतना सब कुछ हुआ था कि वो डरने लगे थे विंग के लिए, उसकी
सेफ्टी के लिए। विंग, जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो बस दिन गुजरने का इंतजार कर रहा था। उसे शादी तो अब करनी ही होगी, क्योंकि वो इस शादी से भाग नहीं सकता। वो जितना प्यार अपने लंजा से करता है, उतना ही प्यार वो अपने मॉम डैड से भी करता है। और वो अपने मॉम डैड को ऑब्वियसली मरते हुए तो नहीं देख सकता, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया था। पर उसने एक शर्त लगी थी कि उसे हांग वांग जुन से मिलना है। वी चांसे और कांसे सरन इस शर्त पर तुरंत मान चुके थे और उन्होंने हांग वांग जुन को विंग का ये मैसेज पहुंचा दिया था। हांग वांग जुन ने विंग से मिलने के लिए हाँ कह दिया था और विंग हांग वांग जुन से मिलने के लिए उसकी कॉरपोरेशन में जाने वाला था। विंग हांग वांग जुन को अपने और लंजा के बारे में सब कुछ बताने वाला था, ताकि वो किसी और की लाइफ को बर्बाद ना करे। विंग हांग वांग जुन के कॉरपोरेशन में पहुंचा तब उसने देखा कि हांग वांग जुन एक चेयर पर बैठे हुए थे, साथ ही उनका फेस मास्क से कवर था। विंग हांग वांग जुन का फेस तो देखना चाहता था, पर उनका फेस मास्क से कवर था, इसीलिए विंग उनके सामने बैठ गया और उसने हांग वांग जुन की तरफ देखते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम विंग है। हांग वांग जुन ने नोट किया। विंग ने हांग वांग जुन की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं आपका फेस देख सकता हूँ? हांग वांग जुन ने नोट किया और अपने फेस पर से मास्क हटा दिया। विंग ने देखा कि हांग वांग जुन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, साथ ही उनके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल भी है। सच में हांग वांग जुन को देखकर कोई भी ओमेगा उनके प्यार में पागल तो हो सकता था, पर ये तो विंग था जिसके दिल और दिमाग में ऑलरेडी उसका लंजा बसा हुआ था, तो हांग वांग जुन के चाम का असर विंग पर नहीं हुआ। विंग ने हांग वांग जुन की तरफ एक छोटी सी स्माइल करते हुए देखा और कहा, एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हांग वांग जुन ने अपने हेड को नोट किया। विंग ने हांग वांग जुन से पोलाइट वॉइस में कहा, एक्चुअली सच्चाई तो यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरे मॉम डैड ये शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले किडनैप हो चुका था और वहाँ से मुझे एक स्ट्रेंजर ने सेव किया था और उसी से मैं प्यार करने लगा हूँ, पर मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे मिल नहीं रहा और मेरे मॉम डैड मेरे लिए बहुत वरीड है, इसीलिए वो आपसे मेरी शादी कराना चाहते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिल में कोई और है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप अपने एंड से इस शादी को मना कर दीजिए। प्लीज़ सर, आप बहुत हैंडसम हैं, आपको कोई और मिल जाएगा। वैसे भी मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने लंजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ सर, इस शादी को कैंसिल कर दीजिए प्लीज़। मैं अपने लंजा को ढूंढ रहा हूँ सर, जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं उससे शादी कर दूंगा, पर मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मॉम डैड ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर हमारी शादी है, उसमें से 5 दिन बीत चुके हैं और 5 ही दिन बचे हैं। प्लीज़ सर, इस शादी को मना कर दीजिए। देखिए, मैं ऑलरेडी आपसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं ज़िंदगी भर, मुझे नहीं लगता, उसके अलावा किसी और से प्यार कर सकता हूँ। सो प्लीज़ सर, शादी को कैंसिल कर दीजिए ना, क्योंकि मेरे मॉम डैड नहीं मान रहे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहे। प्लीज़ सर। सामने वाला पर्सन बस विंग की सारी बातें मान रहा था और वो विंग की सारी बातों को शांति से सुन रहा था। उसने अभी तक विंग की किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं किया था। विंग जब उस पर्सन की तरफ देखता है तब विंग थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग की इतनी सारी बातों का भी उस पर्सन पे कोई भी असर नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसके फेस पर जो स्माइल थी वो अभी भी वैसी की वैसी थी। विंग उस पर्सन की तरफ देख रहा था और उसने फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, सर, क्या प्लीज़ आप शादी के लिए मना कर देंगे? प्लीज़ सर। उस पर्सन ने कुछ भी नहीं कहा और थोड़ी देर तो विंग की तरफ वो वैसे ही देखता रहा। विंग को उस पर्सन की नज़रें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। मतलब अगर कोई आपको ऐसे ही देखता रहे तो थोड़ा अजीब लगता है ना। विंग को उस आदमी की नज़रों में कुछ गलत तो नहीं लग रहा था, पर उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा विंग को खुद को अनकंफर्टेबल कर रही थी। कुछ देर की शांति के बाद उस पर्सन ने विंग की तरफ देखा और कहा, आप घर जाइए, ज़्यादा देर तक आपका यहाँ रहना सही नहीं है। विंग अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने उस इंसान को वो करते हुए कहा,
प्लीज़ सर, मना कर दीजिए शादी से, प्लीज़। उस पर्सन ने बस नोट किया और विंग उस पर्सन के कैबिन से बाहर निकल गया। साथ ही वो अपने घर भी सेफली पहुंच गया। विंग जब घर आया तब उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। उन दोनों ने विंग की तरफ देखा और कहा, मिले हांग वांगजुन से? बहुत अच्छे हैं ना वो, बहुत हैंडसम भी है और बहुत स्ट्रांग भी है, तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, सो डोंट वरी। इतना बोलकर वी चांसे और कांसी सरन ने विंग को हक कर लिया। विंग के फेस पर अभी भी 12 बजे हुए थे, क्योंकि विंग को उस पर्सन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो पर्सन शादी कैंसिल करने वाला है। फिर भी विंग सिर्फ इंतज़ार ही कर सकता था और बस होप कर सकता था कि वो पर्सन शादी के लिए मना कर दे। ऐसे ही वक्त गुजर गया और फाइनली शादी के 8वें दिन विंग को ये पता चल चुका था कि उस पर्सन ने शादी को मना करने से इनकार कर दिया है। इनफैक्ट उस पर्सन ने विंग के लिए मैचिंग क्लोथ्स, ज्वेलरी और बाकी बहुत सारे कपल की चीज़ें भेजी थी, जिससे विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था उस इंसान पर। विंग ने सिंसियरली उस इंसान को सब कुछ बताया था, पर फिर भी वो इंसान विंग से शादी करने के लिए रेडी था। तो अब विंग भी कुछ नहीं कर सकता था। विंग ने अपने एंड से ये क्लियर तो कर ही दिया था कि वो इंसान शादी के बाद विंग पर हस्बैंड होने के राइट नहीं रख सकता, इसलिए विंग को ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। विंग अब अपने माइंड में ये सोच रहा था कि वो अभी फ़िलहाल के लिए शादी कर लेगा और बाद में जब वो हांग वांगजुन को अपने ऊपर कोई राइट ही नहीं देगा तो एक दिन हांग वांगजुन ही तंग होकर विंग को डिवोर्स दे देगा और तब तक विंग लंजा को ढूंढता रहेगा और जब लंजा विंग को मिल जाएगा तब विंग उससे शादी कर लेगा। इसके अलावा विंग के पास अभी फ़िलहाल कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप शादी के लिए हाँ कर चुका था। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और विंग अब अपने रूम में रेडी हो रहा था। फाइनली शादी वाला दिन आ चुका था। विंग को बहुत सारे स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट ने रेडी कर दिया था और विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने एक फुल्ली वाइट कलर का वेडिंग आउटफिट पहन के रखा था, जिस पर रेड कलर का कुछ वर्क था जो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जच रहा था। सच में विंग आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, पर उसके फेस पर वो स्माइल नहीं थी जो उसके वेडिंग के दिन होनी चाहिए। इनफैक्ट विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो रोया तो नहीं था, पर उसका फेस देखकर ही हर कोई ये बता सकता था कि वो कितना ज़्यादा उदास है। खैर, थोड़ी ही देर बाद विंग को वेडिंग हॉल में ले जाने के लिए कुछ सर्वेंट्स आते हैं। विंग भी उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग को वी चांद से लेने आते हैं और वी चांद से विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो विंग के साथ विंग को लेकर स्टेज की तरफ जाने लगते हैं, जहां ऑलरेडी विंग का ग्रूम उसका वेट कर रहा था। उसके फेस पर बहुत ब्राइट स्माइल थी, पर विंग उसका ध्यान सामने दूल्हे की तरफ तो बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट विंग किसी को भी नहीं देख रहा था, उसकी नज़रें नीचे थी और वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था। वो लगातार अपने दिल में अपने लंजा के माफ़ी मांग रहा था कि काश विंग अपनी फीलिंग्स पहले समझ जाता और वो लंजा को कन्फेस कर पाता। एटलीस्ट वो लंजा से एक बार, लास्ट बार मिलना तो भी चाहता था, पर यह भी विश उसकी इनकम्प्लीट हो गई और आज फाइनली विंग किसी और का ओमेगा बनने वाला है। विंग ने अब तक अपने दिल में वांगजी को ही अपना अल्फा मान लिया था। इवन उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपना सब कुछ अपने लंजा को ही देगा, पर आज वो किसी और का ओमेगा बनके अपने लंजा को बिट्रेट कर रहा था। विंग को तो ऐसा ही लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद स्टेज से उस एंट्रेंस की दूरी भी खत्म हो चुकी थी और विंग फाइनली अपने अल्फा के, या यूँ कहा जाए अपने होने वाले अल्फा के सामने खड़ा था। उस अल्फा ने विंग को हाथ दिया, पर विंग उसका हाथ पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहा था। वी चांसे ने विंग का हाथ उस अल्फा के हाथ में रख दिया और उसे देखते हुए थोड़ा कंसर्नली कहा, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। उस अल्फा ने बस अपने हेड को नोट किया, पर विंग जो अपनी नज़रें फ्लोर की तरफ गड़ाए हुए था, उसने ना उस अल्फा की तरफ देखा ना अपनी फादर की तरफ। वो बस जैसा उसके साथ हो रहा है वैसा होने दे रहा था। उस अल्फा ने विंग के हाथ को पकड़कर उसे स्टेज के ऊपर ले लिया और अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। प्रीस्ट ने उन दोनों की शादी कराना स्टार्ट कर दिया।
उन दोनों ने अर्थ और हेवन को, अपने एल्डर्स को बो किया और बाद में उन्होंने एक दूसरे को भी बो किया। पर अभी भी विंग की नज़रें नीचे ही थी क्योंकि उसे अपने सामने किसी और को देखना मंजूर ही नहीं था। फाइनली उन दोनों के हाथ में एक रेड थ्रेड बांधा गया और प्रीस्ट ने उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए भी कह दिया। उस पर्सन ने, मतलब उस अल्फा ने, हांग वांगजुन ने तो विंग को बहुत जल्दबाजी में रिंग पहना दी, पर विंग के हाथ कांप रहे थे उस पर्सन को रिंग पहनाने के लिए। विंग कभी भी उस पर्सन को रिंग नहीं पहनाना चाहता था, पर फिर भी उस पर्सन ने खुद ही विंग के हाथों से अपने हाथ में रिंग पहना ली और हर कोई क्लैपिंग करने लगा। पर विंग, उसकी आईज टियरी हो चुकी थी और वो लगभग रोने में था। अब लास्ट रिचुअल बचा हुआ था किसिंग का। प्रीस्ट ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, आप दोनों किस करके शादी को लॉक कर सकते हैं। यह सुनना था कि विंग, जिसकी आंखों में अब तक आंसू उसने बहुत मुश्किल से होल्ड किए हुए थे, वो अनकॉन्शियसली ही बहने लगे। विंग साइलेंटली बहुत ज़्यादा रो रहा था, पर क्योंकि उसका हेड डाउन था इसीलिए किसी को भी उसके आंसू फील नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ हांग वांगजुन को वो आंसू बहुत जल्दी फील हो चुके थे क्योंकि उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा था और वो आंसू विंग के आंखों से बहते हुए सीधा उन दोनों के हाथों पर गिर रहे थे। हांग वांगजुन समझ चुका था कि विंग रो रहा है। इसका रीज़न भी हांग वांगजुन जानता था। वहीं दूसरी तरफ विंग उस अल्फा को अपने करीब आते हुए महसूस कर सकता था। विंग ने जैसे ही उस अल्फा को अपने करीब आते हुए देखा, वैसे ही विंग अनकॉन्शियसली ही अपने कदमों को बैक लेने लगा क्योंकि वो इस अल्फा को अपनी किस, या यूं कहा जाए फर्स्ट किस तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। जैसे ही हांग वांगजुन ने देखा कि विंग, या यूं कहा जाए उसका ओमेगा, उससे दूर जा रहा है, हांग वांगजुन ने तुरंत विंग के वेस्ट के अराउंड अपने एक हाथ को रैप कर लिया और उसने विंग को अपनी तरफ खींच लिया। विंग सीधा जाकर हांग वांगजुन के ब्रॉड चेस्ट से हिट हुआ था। विंग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो उस पर्सन के हाथों से छूटने के लिए छटपटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग वांगजुन ने अपने दूसरे हाथ को विंग के चिन पर रखा और वो विंग के फेस को ऊपर करने लगा, पर विंग को ये मंजूर था ही नहीं। उसे हांग वांगजुन को अपने पास देखना गवारा नहीं था। उसने बिना सोचे समझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ किया और हांग वांगजुन को अपने आप से दूर कर दिया। साथ ही उसने बिना हांग वांगजुन की तरफ देखे ही वो वैसे ही अपने नीज के बल नीचे बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों को जॉइंट करते हुए कहा, प्लीज़ सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी थी, मैंने आपको बताया था ना, प्लीज़ सर, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने लंजा से बहुत प्यार करता हूँ सर, प्लीज़, मैं उसके अलावा किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता अपने पास, प्लीज़ सर, प्लीज़ इस शादी को तोड़ दीजिए सर, प्लीज़ सर। इतना बोलकर वो वैसे ही हांग वांगजुन के सामने बैक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हांग वांगजुन ने जैसे ही विंग को अपने नीज के बल देखा, वो तुरंत ही अपने खुद के नीज पर बैठ गया और वो विंग के सामने आ गया। मतलब वो विंग के सामने नीज पर बैठ गया और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने विंग को बिना कुछ कहे बस वो अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगा ताकि विंग थोड़ा शांत हो जाए। और विंग ने जैसे ही इन फेरोमोन्स को अपने आसपास इनहेल किया था, वो टोटली शॉक हो चुका था। उसने तुरंत ही हांग वांगजुन को दूर किया और उसने ऊपर की तरफ देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा था, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि उस दिन जिस हांग वांगजुन से विंग मिलने गया था वो ये पर्सन नहीं था, ये तो कोई और था। इनफैक्ट ये पर्सन विंग के लिए बहुत जाना पहचाना था। ये कोई और नहीं, विंग का लंजा था। विंग ने उस पर्सन को, मतलब अपने लंजा को बैक पुश किया था जिससे वो वांगजी नीचे गिर चुका था फ्लोर पर और वो वैसे ही विंग की तरफ देख रहा था। उसके फेस पर स्माइल थी। विंग ने जैसे ही लंजा को अपने सामने देखा, वो तुरंत ही वांगजी के पास जाने लगा। उसने वांगजी को उठाया और उसने वांगजी को टाइटली हग कर लिया और स्माइल करते हुए कहा, लंजा। वांगजी ने भी अपने विंग को बहुत केयरफुली अपने बाहों में छुपा लिया और वो विंग को कंसोल करने लगा। उन दोनों के भी हाथों में अभी भी वो रेड थ्रेड बंधा हुआ था।
सच में ये मोमेंट विंग के लिए बहुत ब्यूटीफुल था। पर अचानक विंग को कुछ क्लिक हुआ। उसने अपने आप को वांग जी की बाहों से रिलीज करवाया और विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ? लेकिन हांग वांग जुन वो तो। वैसे ही उस स्टेज पर पीछे से एक पर्सन ने एंटर किया। वो कोई और नहीं बल्कि वो हांग वांग जुन था जिससे विंग उस दिन मिला था। वांग जी ने हंसते हुए विंग से कहा, तुम इनकी बात कर रहे हो ना? विंग कंफ्यूज हो गया और उसने अपने हेड को यस में शेक किया। विंग ने अब जाकर नोटिस किया था कि हांग वांग जुन और वांग जी इन दोनों के फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा सरीके हैं। विंग इससे कंफ्यूज हो गया। वांग जी ने हंसते हुए कहा, ये मेरे बड़े ग है, इनका नाम लैन सिचन है। उस दिन मैंने ही इन्हें कहा था कि वो हांग वांग जुन बन के तुम्हारे पास आए और तुमसे बात करे। यह सुनना था कि विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया और वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहा, और तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने विंग से कहा, एक्चुअली तुमने मेरा पूरा नाम शायद सुना नहीं था। मेरा नाम लैन वांग जी है। मैं लैंस का सेकंड हायर हूँ और पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मुझे हांग वांग जुन नाम से जाना जाता है। ये मेरे बड़े ब्रदर है और इन्हें पूरे बिजनेस वर्ल्ड में जेबी जुन कह के पुकारते हैं। मैंने तुम्हें अपना बर्थ नेम और रियल नेम बताया था, ना कि बिजनेस वर्ल्ड में मुझे जो पुकारा जाता है वो इसीलिए तुम मुझे वांग जी और लंजा से जानते थे, ना कि हांग वांग जुन से। इनफैक्ट जिन रोल्स रॉयल्स का तुम मुझे ड्राइवर समझ रहे थे ना, वो रोल्स रॉयल्स मेरी ही थी। पर क्या करूं, मुझे पहला ऐसा ओमेगा मिला था जो मुझे ड्राइवर समझ रहा था। तो उस गलतफहमी को मैं भी क्लियर नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे सामने हांग वांग जुन बन के आ गया और तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा। यह सुनना था कि विंग का पारा चढ़ गया। वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगा और वांग जी विंग की आंखों में इतना गुस्सा देखकर तुरंत ही अपनी स्माइल ड्रॉप कर चुका था और वो विंग से थोड़ा डर चुका था। विंग उसके करीब बढ़ने लगा और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे इतना परेशान किया पिछले 2 महीने और 10 दिन से। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, इतना परेशान हूँ, तुम्हारे लिए इतना रो रहा हूँ और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। क्या चाहते थे तुम मुझसे कि मैं ऐसे गिड़गिड़ाऊं तुम्हारे सामने? तुम पागल हो क्या? तुम जानते हो मैं कितना परेशान था। मैंने क्या क्या सोच के रखा था, इवन मैं मरने वाला था। मैंने ये सोच के रखा था कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ हांग वांग जुन ने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं खुद को और उसे दोनों को मार दूंगा। और तुम्हें ये सब मजाक लगता है? लाइक सीरियसली लान वांग जी, ये सो कॉल्ड हांग वांग जुन का ड्रामा तुम्हारे लिए एक मजाक हो सकता है? मेरी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड थी, तुम जानते हो। वांग जी विंग की सारी बातें समझ सकता था, फिर भी उसने एक डीप ब्रीथ ली। वो विंग के पास आया और उसने विंग के दोनों शोल्डर पर अपने हाथ रख के कहा, माय प्रिटी ओमेगा, मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को मजाक समझने की गलती नहीं ले सकता। एक्चुअली सच ये है कि उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, पर जैसे ही हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था वैसे ही वहाँ नी हुसैन और जियांग चैंग जो मेरे दोनों दोस्त हैं वो पहुँच चुके थे। उन्होंने ही उस दिन बाकी गुंडों से फाइट की थी और हम दोनों को बचाया था। पर जियांग चैंग जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मतलब मेरे बड़े भाई का ओमेगा है, उसने मुझे लैंड मेंशन में भेज दिया था क्योंकि मैं अनकॉन्शियस था और लैंड मेंशन में ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेलेबल थे। साथ ही उसे तुम्हें वी चांसे के मतलब तुम्हारे फादर के पास पहुंचाना ज़रूरी था, इसीलिए नी हुसैन और जियांग चैंग उन दोनों ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। साथ ही तुम्हारे फादर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। जब तुम्हारे मदर और फादर तुम्हारे पास आ गए तो वो दोनों मेरे पास आ गए। मैं उस दिन एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए मैं करीबन 10 दिन तक बेहोश था। मुझे रिकवर होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगा। मैं कुछ दिन पहले ही पूरी तरीके से रिकवर हो पाया हूँ क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरे लेग्स भी इंजर्ड हो चुके थे और हो सकता था कि मैं अपनी चलने की एबिलिटी खो देता, और मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, ना ही तुम्हारी लाइफ को मैं
स्पॉइल करना चाहता था। इसीलिए जब तक मैं पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाऊँ तब तक तुमसे दूर रहने का ही डिसीजन लिया। मैं जानता था कि तुम्हारे मदर और तुम्हारे फादर तीनों भी मुझे ढूंढ रहे हैं, पर अगर मैं ऐसी हालत में तुम्हारे पास आता तो तुम मुझे एक्सेप्ट तो कर लेते, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं होता। इसीलिए मैंने खुद को रिकवर करवाया और करीबन 15 दिन पहले ही मैं चलने लगा हूँ। जैसे ही मैंने खुद को पूरी तरीके से चलने लायक बना लिया, वैसे ही मैंने अपने फादर को कहकर तुम्हारे घर पे रिश्ता भिजवा दिया। पर मेरी गलती ये हो गई कि मैं उन्हें अपना नाम बताना भूल गया और मेरे फादर ने मेरा रिश्ता भेजा तो तुम्हारे फादर को मेरा नाम हांग वांगजुन पता चला, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बिजनेस वर्ल्ड में नाम वही है। इसी बात से ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई। मुझे इस कन्फ्यूजन के बारे में अभी 6 दिन पहले ही पता चला, जब तुम्हारे फादर मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो। मैं ये जानकर शॉक हो चुका था, क्योंकि मैंने क्लियरली तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, पर फिर भी मैं चुप रहा और तुम्हारी फादर की सारी बातें सुनी। बाद में मुझे पता चला कि ये सारा कन्फ्यूजन सिर्फ मेरे नाम की वजह से है। इसीलिए मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा और इस नाटक को कंटिन्यू किया। मैंने इस नाटक में तुम्हारे पेरेंट्स को भी शामिल कर लिया, साथ ही अपने गग को भी, और उस दिन मेरी जगह पर इन्हें हांग वांगजुन बनाकर बिठा दिया। और आज तुमसे शादी करने के लिए रियल हांग वांगजुन, या यूँ कहा जाए वांगजी, तुम्हारा लंजा यहाँ खड़ा था। पर तुमने मुझे नज़र उठाकर देखा ही नहीं। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे देखो, पर तुम देख ही नहीं रहे थे। फाइनली जब प्रीस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तब मैं तुम्हें अपने तरफ देखने के लिए ऊपर तुम्हारी फेस को कर ही रहा था, तब तुमने ही मुझे दूर कर दिया और मेरे सामने मेरे ही लिए प्यार की कन्फेशन करने लगे। और इवन तुम हांग वांगजुन से लंजा के प्यार की भीख मांगने लगे। आई एम रियली हैप्पी विंग। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। ये बोलकर वांगजी ने विंग को अपने पास खींचा और उसे टाइटली हग कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विंग वांगजी की ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं इमोशनल हो चुका था। उसकी आंखों में बहुत ब्राइटली चमक थी और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान। पर कुछ ही देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि वांगजी ने उसे बेवकूफ़ तो बनाया है। इसीलिए उसने वांगजी को अपने आप से दूर किया और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, पर 6 दिन पहले तो तुम्हें पता चल चुका था ना, तुम मुझे तब भी बता सकते थे, पर 6 दिन तक तुमने मुझे दिन रात परेशान किया। तुम जानते हो मैं कितना रोया था, कितना परेशान हुआ था। तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वांगजी को विंग पीटने लगा, वही सबके सामने। विंग वांगजी को लगातार मार रहा था और कह रहा था, तुमने मुझे कमजोर समझ के रखा है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला। लान वांगजी, तुमने मुझे कितना परेशान किया। वांगजी जो विंग से बचने की कोशिश कर रहा था और यहाँ वहाँ भाग रहा था, अचानक विंग ने कुछ रियलाइज किया और उसने चिल्लाते हुए कहा, लान वांगजी, अगर ये रेड थ्रेड टूटा ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनना था कि वांगजी भी अपनी ही जगह रुक गया, क्योंकि हाँ, उन दोनों के भी हाथ में वो शादी का रेड थ्रेड बंधा हुआ था और वो टूटना सही नहीं होता। इसीलिए वांगजी भी रुक गया। विंग को ये चांस अच्छा मिला। वो उस धागे को खींचने लगा, जिससे विंग के पास वांगजी आने लगा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अब कहाँ जाओगे लान वांगजी। इतना बोलकर विंग वांगजी को वैसे ही मारने लगा। वही वांगजी, वो तो बेचारा भाग भी नहीं सकता था। वही बाकी सब ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। विंग बहुत देर तक वांगजी को वैसे ही मारता रहा और फाइनली जब उसका गुस्सा शांत हो गया तो उसने वांगजी को मारना छोड़ दिया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए उससे कहा, अब तो मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम्हें बाद में बताता हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला। इतना बोलकर विंग आगे कुछ करता इससे पहले ही लैन सिचैन आगे आ गए और उन्होंने विंग को रोकते हुए कहा, ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर को बाद में पनिश कर लेना, लेकिन प्लीज़ पहले वेडिंग को कंप्लीट कर लो। वैसे भी रात भर ये तुम्हारा ही है और अब तो ज़िंदगी भर भी तुम्हारा है, तो जितना मारना है तुम रूम में मार सकते हो। देखो, पहले शादी कंप्लीट कर लो। मतलब इस पर अगर तुम्हारा पूरा राइट होगा ना, तो ये भाग भी नहीं सकता।
लैन सिचन की इस बात में विंग को पॉइंट लगा और वही दूसरी तरफ वांग जी सिचैन को घूरते हुए कहा, भाई क्या आप मेरे सगे भाई हो या आपको कहीं मॉम डैड ने उठा के लाया है? ये सुनकर सिचैन गुस्सा हो गए। उन्होंने वांग जी के सिर पर हिट करते हुए कहा, उठा के तुम्हें लाया है, मुझे नहीं, तुम इसी लायक हो। इतना बोलकर उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ब्रदर इन लॉ, इसे छोड़ना मत, अच्छे से इसे धोना। विंग ने नोट किया। तभी पीछे से प्रीस्ट की आवाज आई, अगर हो गया होगा तो प्लीज किस करके शादी को लॉक कर दो ताकि शादी कंप्लीट हो सके। यह सुनना था कि अब वांग जी ने बिल्कुल वेट नहीं किया। उसने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसे एक पैशनेट किस किया। उन दोनों का किस चल रहा था और बाकी सब क्लैप कर रहे थे। फाइनली सब कुछ हैप्पीली हो चुका था और इसी हैप्पी मोमेंट पर जर्नी ऑफ लव विद अ स्ट्रेंजर का ये ब्यूटीफुल स्टोरी खत्म होता है। कभी कभी सच में कुछ स्ट्रेंजर्स हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर देते हैं। एक स्ट्रेंजर से विंग बार में टकराया और क्लब में टकराया और उस स्ट्रेंजर की वजह से विंग को बहुत सफ़र करना पड़ा। वही एक स्ट्रेंजर विंग से एयरपोर्ट पे टकराया जो उसकी लाइफ की जर्नी का हमेशा के लिए पार्टनर बन गया। सर्वाइवल के लिए स्टार्ट हुई जर्नी फाइनली मैरिज पर ख़त्म हुई। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।